नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के लिए कंबाइंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि करंट अफेयर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा अपने चैनल पर। उस कड़ी में अब तक 5 सेट डाले जा चुके हैं। आज छठा सेट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरह से मास्टर वीडियो समझ लीजिए। बीते दिसंबर में क्या कुछ घटना घटित हुई, डेट बाय डेट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के रूप में आज हम अभ्यास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछे जाएंगे। दिसंबर 2020 करंट अफेयर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हुई, कई सारे इंडेक्स जारी हुए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से बन सकती है आपके आगामी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट बाय डेट करंट अफेयर है, पूरे दिसंबर को मैं कवर करूंगा। 11 दिसंबर एक इम्पोर्टेंट डेट। घटना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020, जिसका आयोजन तमिलनाडु की सरकार ने कराया था। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020, जिसको नरेंद्र मोदी ने संबोधन जो है किया, तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है आयोजित किया गया था। नाम है वन व्हील सांस्कृतिक केंद्र, और इस बार सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, और इनके आयोजन में प्रधानमंत्री ने जो है संबोधित भी किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इनका नाम काफ़ी जाना जाता है, और इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीनी विद्वान को, नाम है व्यक्ति का, सीनी विद्वान को 2020 का भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। तो भारतीय पुरस्कार 2020 सीनी विद्वान नामक व्यक्ति को दिया गया है। और इम्पोर्टेंट यह रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया, तो तमिलनाडु की सरकार द्वारा। ठीक है। और इस बार तमिलनाडु की सरकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती, जो कि तमिल महाकवि थे, उनकी 138वीं जयंती मना रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, इन तीनों में से कोई भी प्रश्न जो है इस बार बन सकता है। ठीक है। अगला फैक्ट है, भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की है। भारतीय रेलवे ने। टाइम पत्रिका पे प्रश्न बन सकता है, हीरोज ऑफ 2020। टाइम पत्रिका द्वारा भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता राहुल दुबे को वर्ष 2020 का हीरोज ऑफ 2020 के रूप में नामित किया है। भारतीय मूल के हैं, प्रश्न बन सकता है। इनकी फोटो देख लीजिए। टाइम पत्रिका के द्वारा राहुल दुबे को हीरोज ऑफ 2020 चुना गया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 स्टार के साथ, और यह भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव तमिलनाडु सरकार। आगे फैक्ट देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोविड-19 के लिए प्रभावी और सुरक्षित टीके की खरीद और वितरण हेतु एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक 9 बिलियन की वैक्सीन पहल शुरू की है। तो आपको यह याद रखना है, एक तो 9 बिलियन की वैक्सीन पहल, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है APVAX। 4 स्टार के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नोट डाउन करते हैं आप तो। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जिस साल नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया था, वो प्रश्न बना था। अब 2020 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है किसको चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिए इसको। फ्रैंक बेनिमारा फिजी, याकूबा सावादोगो बुर्किनो फासो, नेमोंटो नेक्विमो इक्वेडोर, फैबियन लिटर्ज जर्मनी, रॉबर्ट्स डी बुलाई अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 कौन नहीं है, तो इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बहुत बड़ा अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी व्यक्तियों के नाम और नागरिकता किस राष्ट्र के हैं? फ्रैंक बेनिमार्मा फिजी, याकूबा सावादोगो बुर्किना फासो, नेवेंटो नेक्विमो इक्वेडोर, फैबियन लीडर्च जर्मनी, रॉबर्ट डी बुलार्ड। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखेंगे तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पर प्रश्न बन चुका है और अभी तक ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। दिसंबर का करंट है ये। अब देखिए प्रश्न सीधा बन के आएगा, हाल ही में जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मतलब पार्टिसिपेट करते हुए अपना संबोधन किया, हिंदी में भी किया और इंग्लिश में भी इनका संबोधन हुआ। तो किस समझौते की 5वीं वर्षगांठ हाल ही में 12 दिसंबर को मनाई गई? तो ध्यान दीजिएगा, पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात कही जो कि PIB की वेबसाइट पर भी है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया पेरिस समझौते इस शिखर सम्मेलन में संबोधन के दौरान कि देश की सौर क्षमता कुल मिला के 2020 में 36 गीगावाट हो चुकी है। नोट डाउन कर लीजिएगा, 36 गीगावाट सौर क्षमता, सोलर पावर। भारत दुनिया का चौथा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा का देश बन चुका है 2020 में। सन 2022 तक भारत की जो क्षमता पहुंचाने का लक्ष्य जो है रखा है भारत सरकार ने, वो 175 गीगावाट है सौर ऊर्जा का, और 2030 में 450 गीगावाट। अब क्यों मैं ये बता रहा हूँ? ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 दिसंबर को ये जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें दुनिया भर के देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने संबोधन में ये सब कुछ बताया। तो जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन किसकी 5वीं वर्षगांठ है? पेरिस समझौते की। और 2020 में भारत की सौर क्षमता कितनी हो गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है 36 गीगावाट। PIB की वेबसाइट पर है ये सब कुछ। भारत दुनिया का चौथा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा देश 2020 में है और 2022 तक का लक्ष्य है 175 गीगावाट और 2030 में 450 गीगावाट। संबोधन में ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 4 स्टार के साथ। शीर्ष भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने अपनी पार्टनर एकातेरिन गोगोर्दजे जॉर्जिया के साथ मिलकर दुबई में आयोजित अल हफ्तूर चैलेंज हार्डकोर्ट टेनिस टूर्नामेंट 2020 का युगल खिताब जीता है। 13 दिसंबर का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज का नाम याद रखना है आपको, विनिमय 2020 को अधिसूचित किया गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। सीधा प्रश्न बन सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को द्वारा एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का पुरस्कार जो है शुरू किया गया है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं एक तरह से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। जो बांग्लादेश से संबंधित है, 1971 के जो है युद्ध में इन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये किससे संबंधित है? बंग बंधु इनको कहा जाता है, बांग्लादेश से संबंधित है शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नाम पर यूनेस्को द्वारा हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसके तहत $50,000 का पुरस्कार जो है दिया जाएगा और एक वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है? तो बांग्लादेश से संबंधित बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। रेड बुल टीम के मैक्स वर्स्टपेन ने फार्मूला 1 2020 सत्र की अंतिम रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रीमियम 2020 में खिताबी जीत दर्ज की है। तो आपको नाम याद रखना है, मैक्स वर्स्टपेन। 14 दिसंबर का फैक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सुविधा 24/7 चालू हो गई।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत की उपस्थिति में प्रोजेक्ट 17-1 के 3 जहाज़ों में एक जहाज हिमगिरी का नाम याद रखना है कि जलावतरण किया गया। इस जहाज को मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया था। तो नाम याद रखिएगा, हिमगिरी का जो है जलावतरण जो है विपिन रावत द्वारा जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया। प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित राडम नरसिम्हा को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इनका निधन हुआ है। तो ये एरोस्पेस वैज्ञानिक है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। पद्म विभूषण हमारे देश का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। तो प्रश्न बनता है, भारतीय डाक विभाग और इंडिया पेमेंट्स बैंक ने एक नया डिजिटल भुगतान ऐप जिसका नाम है डाक पे लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, सिर्फ डाक पे, ठीक है। भारतीय कामधेनु आयोग ने UGC, AICTE और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कामधेनु पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। कामधेनु पीठ, नाम याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 4 स्टार प्रश्न के साथ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने किन व्यक्तियों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कारों के रूप में जो है घोषित किया गया है। इसमें भारत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिनका नाम है विद्युत मोहन। कीनिया से नजाम्बी माटी, चीन से हैं सियाओ युआन, लेप्टोरेपिस अरपाकिस मैक्स, हिडेगो क्विंटो, नीरिया एलिसिया गार्सिया USA और फातेमा अल्जे जलेला कुवैत। नाम बड़े खतरनाक हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस प्रश्न को बहुत मुश्किल बनाना हुआ तो इन सभी में से किसी भी 4 का नाम दे देगा और एक और दे देगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा पूछेगा कि किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। मोहन को, ठीक है, मोहन, विद्युत मोहन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उदय कोटक की कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया है। अब देखिए, नेत्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता गतिविधियों के लिए निगरानी और ट्रैकिंग एवं सुरक्षा के उद्देश्यों से बेंगलोर में नेत्रा नामक एक समर्पित SSA नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। यानी कि भारत के जो उपग्रह भेजे जाते हैं और अंतरिक्ष में जो कचरे हैं उससे उनको कोई नुकसान ना हो, इस सब की ट्रैकिंग के लिए जो है नेत्रा नामक एक संस्थान की स्थापना जो है बेंगलुरु में की गई है इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता गतिविधियों के लिए, जो कचरों से संबंधित कोई नुकसान ना हो जाए हमारे उपग्रहों को। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, उड़ीसा तट के निकट 2 पृथ्वी, ये 16 दिसंबर का करंट है कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट के निकट 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक तो नाम पृथ्वी 2 और दूसरा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं ये, ठीक है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अबू का अध्यक्ष चुना गया है। मानव विकास सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार के साथ पूछा जाने की पूरी संभावना है। इसके आयाम पूछ सकता है, किन मापदंडों पे तैयार किया गया है ये पूछा जा सकता है। शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? नॉर्वे। भारत की रैंक क्या थी? 131वीं, 131। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इस्पात के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किस कंपनी को? याद रखना है आपको, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C50 प्रक्षेपण यान द्वारा भारत का 42वां संचार उपग्रह जिसका नाम है CMS-01 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 42वां है ये, 17 दिसंबर का करंट। और 17 दिसंबर के ही करंट में अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। सीधा प्रश्न बनेगा कि हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है? तो 111 रैंक जो है भारत का रहा, न्यूजीलैंड सीट्स पर रहा। ह्यूमन
फ्रीडम इंडेक्स 2020 17 दिसंबर का करंट है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें पोलैंड के हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और इंग्लैंड के लूसी ब्रॉन्ज। इन दोनों का नाम याद रखना है, इनकी राष्ट्रीयता, एक है पोलैंड से और दूसरे हैं इंग्लैंड से। क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में द बेस्ट फीफा प्लेयर का जो है अवार्ड इनको दिया गया है। 4 स्टार के साथ ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। क्रिकेट से भी ज़्यादा बड़ा जो है फुटबॉल गेम है, पूरी दुनिया में व्यापक है, काफ़ी पॉपुलर है और इससे जुड़ा हुआ करंट जो है पूछा जाता है एग्जाम में। फीफा प्लेयर, अब समझ लीजिए पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। लूसी ब्रॉन्ज और को जो है वो महिला है इंग्लैंड की, ठीक है। क्रमशः 2020 के जो है ये बेस्ट फीफा प्लेयर हैं। खेल मंत्रालय द्वारा योगासन को औपचारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है। योगासन को, इसका उद्देश्य योग को प्रोत्साहित करना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये 17 दिसंबर का करंट है। योगासन को जो है एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। 18 दिसंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना का स्वदेशी रूप में विकसित इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम IMSAS बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और अस्त्र MK1 मिसाइल सौंप दिए। भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 42 लाख प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको मैं ये बात बता दूं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं इससे कोई भी राज्य डायरेक्ट समझौता नहीं करता है। जब केंद्र सरकार परमिशन देती है तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कोई राज्य समझौता कर सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो जाता है और केंद्र सरकार जो है इन सभी मामलों में जो है उसका लेना देना होता है। तो केंद्र सरकार ने परमिशन दी है, तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है किस राज्य को 42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो त्रिपुरा। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 स्टार के साथ कि हाल ही में 18 दिसंबर को 35वां कॉर्पेट नौसैन्य संयुक्त अभ्यास भारत और किस राष्ट्र के बीच में हुआ, तो इंडोनेशिया के बीच में। 35वां है ये। कॉर्पेट हमेशा नाम आएगा तो भारत और इंडोनेशिया पे आपको टिक करना है। नौसेना अभ्यास। ट्रंप प्रशासन ने यूएस स्पेस फोर्स की पहली वर्षगांठ पर उसके सदस्यों का नया नाम देने की घोषणा की है। इस अंतरिक्ष बल के सदस्यों को अब गार्जियंस कहा जाएगा। तो सीधा प्रश्न बन सकता है गार्जियंस क्या है, तो आपको याद रखना है कि यूएस स्पेस फोर्स की जो है इनको गार्जियंस नाम दिया गया है अंतरिक्ष बल के सदस्यों को। 19 दिसंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अगला फैक्ट है जर्मनी में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, नाम रखना है, याद रखना है आपको, कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में भारतीय मुक्केबाजों अमित पंघाल, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीयों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही इसमें। जर्मनी में यह आयोजित हुआ। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में दिसंबर माह में कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 कहाँ जो है आयोजित हुआ, किस देश ने होस्ट किया, तो जर्मनी ने होस्ट किया। भारतीय मुक्केबाजों ने अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। राजीव शुक्ला को BCCI का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन का असिस्टेंट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी घोषित किया गया है। फैक्ट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के विचारक और संगठन के पहले प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब BJP की सरकारी है, तो प्रश्न जो है यहाँ से भी बन सकता है। पहले प्रवक्ता हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको, माधव गोविंद वैद्य, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
पहले प्रवक्ता थे। केंद्रीय मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। बेंगलुरु के श्रीनिवास करणम को ब्रांड सी मोबाइल के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, नाम याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के 8वें उत्पादन बेसिन जिसका नाम है बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो 8वां उत्पादन बेसिन का नाम क्या है? बंगाल बेसिन। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। किसने जो है समर्पित किया? तो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। खेल मंत्रालय ने इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 नए स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उन 4 खेलों का नाम पता होना चाहिए, गतका, कलारी, ये पट्टू, थांग ता, मलखम। ठीक है, तो खेल मंत्रालय ने इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जो है शामिल किया है। इन चारों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इन चारों को अच्छे से देख लीजिए। चलिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा दिया गया है। 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। लुइस हैमिल्टन 4 स्टार के साथ है ये प्रश्न भी। केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। जब टाइगर रिपोर्ट आई थी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया था। अभी हाल ही में 21 दिसंबर को हमारे केंद्रीय वन मंत्री ने जो है भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। तो आंकड़ा सीधा सीधा आपसे पूछेगा, भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जो कि 2014 में 7,910 थी। ये करंट का क्वेश्चन मैंने कराया है। कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। संख्या याद रखिएगा 12,852। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो कोविड-19 वैक्सीन बाजार के विकास के लिए एक इंटरेक्टिव टूल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सेना सम्मानों में से एक लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस राष्ट्र ने अपने सर्वोच्च सेना सम्मानों में से एक लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन में आपसे प्रश्न हो सकता है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो याद रखना है अमेरिका ने जो है लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको याद होगा, अभी पिछले 2 कार्यकालों से प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है अमेरिका ने बैन कर रखा था। जब ये सम्मान से सम्मानित किया गया तो काफ़ी चर्चा भी रहा, अखबारों में भी आया, हिंदू में इसका आर्टिकल भी था बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति विशेष पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राष्ट्र ने लीजन ऑफ मेरिट के अवार्ड से जो है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, और ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, सेना का सर्वोच्च सम्मान। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट। इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। फ्रांस का जो अवार्ड जो है दिया जाता है सेना का, तो उस पर भी प्रश्न बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। विनीत अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया। रतन टाटा ने टाटा समूह की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1985 से 1988 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 22 दिसंबर का करंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य विषय भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए वैश्विक कल्याण और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विज्ञान था। तो थीम काफ़ी लंबी है,
सीधा प्रश्न यही बनेगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के ऊपर जो है नहीं बनना चाहिए प्रश्न, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, क्योंकि थीम बहुत लंबी है। फिर भी देख लीजिए, पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, यूपी से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की गई थी। यूपी से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 22 दिसंबर का करंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो स्मारक डाक टिकट जो है किस यूनिवर्सिटी के नाम पे जारी हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम की जो है डाक टिकट जारी की गई थी मोदी द्वारा। नीति आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डीजी बॉक्स लॉन्च किया है। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है देश का पहले स्वदेशी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, डीजी बॉक्स। डीजी बॉक्स यह प्लेटफॉर्म सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीजी बॉक्स को याद रखिएगा। भारत सरकार ने देश में डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने अपनी 4 मीडिया इकाइयों फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बाल फिल्म सोसाइटी का विलय किया है। इसके अलावा भारत ने उड़ीसा तट से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है MRSAM का सफल परीक्षण किया। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDLA इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग में विकसित किया था। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व SCR के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी हाँ, अब ये आ गया है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बार बार कहता हूँ। रामसर स्थल, रामसर की जो थीम विषय है 2 फरवरी को जो हर साल मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस, इस पर पूछा जाता है प्रश्न। ये पूछा जा सकता है आपसे। 24 दिसंबर को भारत ने लद्दाख के सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र को, खारे पानी की एक झील है लद्दाख में, ये भारत का 42वां रामसर स्थल के रूप में शामिल हुआ है और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। इस फैक्ट को याद रखना है आपको। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने महीनों की बातचीत के बाद पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अहमदाबाद गुजरात में हुई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 89वीं वार्षिक आम बैठक में IPL में वर्ष 2022 से 2 नई टीमें शामिल करने का निर्णय लिया है। IPL में कब हो रही है ये 2 नई टीमें शामिल? 2022 में 10 टीमें हो जाएंगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, क्योंकि अब भारत में होना है हॉकी का पुरुषों का विश्व कप, तो इम्पोर्टेंट है। और कहाँ होगा? ये उड़ीसा में ही होगा। तो उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है स्थापित करने की घोषणा हो गई है। इसकी क्षमता कितनी है? 20,000 दर्शकों की। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है अहमदाबाद में, मोटेरा स्टेडियम है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ। याद रखना है आपको, 1,10,000 उसकी क्षमता है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की है। इसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। तो ये आंकड़ा है, इसको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस के अवसर पर ई संपदा नामक एक नया मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो कोई भी ऐप या फिर पोर्टल लॉन्च होता है तो उसका नाम क्या रखा गया है वो पता होना चाहिए आपको। ई संपदा। 25 दिसंबर का करंट है। प्रधानमंत्री हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व फुटबॉल के शासीय निकाय फीफा ने कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया है। अब ये 2023 में हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का समापन हो गया है। जर्मनी के एंड्रयूज एवेल्स द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इंसेक्ट रेस्क्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। प्रख्यात उर्दू कवि, आलोचक, लेखक शमसुर रहमान फारूकी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यूपी से संबंधित थे। इनको 1996 में सरस्वती सम्मान मिला था। तो प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का शुभारंभ किया है। तो योजना का नाम याद रखना है आपको, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय सेहत। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत ये नाम है और ये कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। यह धार्मिक रूपांतरण के उद्देश्य से विवाह को प्रतिबंधित करता है। तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में 26 दिसंबर को किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। रूस ने 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वी के उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पुतनिक वी कहाँ की वैक्सीन है? रूस की कोविड-19 वैक्सीन। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमंत कुमार पांडे और केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट आदि वाहन संबंधी दस्तावेजों को वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें इम्फाल में ई ऑफिस और थूबुल बहुउद्देशीय परियोजना है। तो थूबुल बहुउद्देशीय परियोजना का नाम याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है, 4 स्टार के साथ है ये प्रश्न। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं द्वारा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिणी चीन सागर में आयोजित 2 दिवसीय नौसैन्य पैसेज एक्सरसाइज का समापन हो गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो पैसेक्स क्या है? तो पैसेक्स एक नौसैन्य अभ्यास है, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिणी चीन सागर में। ये भी याद रखना है। वेन्यू याद रखना है कि इनके बीच में याद हुआ, ये याद रखना है। और नाम क्या है? पैसेक्स, भारत वियतनाम दक्षिणी चीन सागर नौसैन्य अभ्यास। चीन ने जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा याओगान 33 नामक एक नया सुदूर संवेदन उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसके साथ एक माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट उपग्रह भी भेजा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था पैसेक्स भारत और वियतनाम वाला नौसैन्य अभ्यास। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा, याद रखना है आपको, मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई घटना पहली बार हो, उपलब्धि पहली बार हो, जब प्रथम पहली बार कोई शब्द जुड़ जाता है तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली में चली मेजेंटा लाइन पर, ठीक है। और साथ ही दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि 100वीं किसान रेल किनके बीच चलाई गई? तो महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार पश्चिम बंगाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की पहली न्यूमोकोल
कंजुगेट वैक्सीन देश की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। निमोनिया से जुड़ी हुई जो है वैक्सीन है, नाम याद रखिएगा, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोसिल, शॉर्ट फॉर्म क्या है, न्यूमोसिल। तो न्यूमोसिल को लॉन्च किया है, इस सीरम को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। हाल ही में देश की पहली निमोनिया से संबंधित वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है, तो न्यूमोसिल उसका नाम है, उसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और ये देश की पहली निमोनिया जो है वैक्सीन है। देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेवल है, और ये कब फहराया गया, 28 दिसंबर को, जो पर्यावरण हितैषी है समुद्री तट। तो कितने समुद्री तटों पर, 8। भारत में कई सारे समुद्री तट हैं, लेकिन 28 दिसंबर को 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश के कितने समुद्री तटों पर एक साथ 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। ब्लू फ्लैग जो है ये एक तरह से मान्यता देता है जो कि पर्यावरण के हितैषी समुद्री तट हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। आईसीसी द्वारा द आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के विजेताओं की घोषणा की गई है। महेंद्र सिंह धोनी को जो है तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान घोषित किया गया है। साथ ही साथ आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड का अवार्ड भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 स्टार के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। डेट याद रखनी है आपको, 29 दिसंबर। न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। तो पहले 2 जंक्शन न्यू भावपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, इसका जो है उद्घाटन किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लेह में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र की शुरुआत की 29 दिसंबर को, और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3500 मीटर। देश का सबसे ऊंचा केंद्र है, एकमात्र केंद्र है, प्रश्न बन सकता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित एकमात्र केंद्र है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, मधुमक्खियों की विभिन्न और दुर्लभ प्रजातियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संवर्धन के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला और सबसे बड़ा पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है, और अपनी तरह का देश का यह पहला पार्क है जो 4 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। तो 4 एकड़ में फैला ये क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ किसको समर्पित है, सेरिकल्चर को, यानी कि मधुमक्खियों को, कीटों को, ठीक है। 4 एकड़ केवल इन्हीं के लिए समर्पित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला फायर पार्क, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, देश का 8वां जो है उत्पादन बेसिन, अभी हाल ही में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है किनके बीच चलेगा, तो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है मोदी ने। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय इनकोइस ने समुद्री डाटा और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल ओशियन की शुरुआत की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है डिजिटल ओशियन। तीस दिसंबर का करंट है। केंद्र सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। निर्यातों को त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिक रिपब्लिक में 3 भारतीय मिशन खोलने की अनुमति प्रदान की है। देशों का नाम याद रखना है आपको। केंद्र सरकार ने देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी प्रदान की है। इथेनॉल गन्ना की खोई से भी प्राप्त होता है। इसके तहत अनाज, गन्ना, चुकंदर जैसे खाद्य वस्तुओं से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के 34वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। 34वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर याद रखना है। 5 जनवरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया।
कुल 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल लिमिटेड कर रहा है। तो नाम याद रखना है आपको, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ठीक है। भारतीय मूल प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टॉय काथन 2021 का शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। विश्व के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस का 100 वर्ष और 250 दिन की आयु में निधन हो गया। इनके बाद वर्तमान में पूर्व विकेटकीपर 100 वर्षीय रघुनाथ चंद्रोकर विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जीवित क्रिकेटर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। किस तिथि को शुरुआत की गई है? 6 जनवरी को। तो किसान कल्याण मिशन को याद रखना है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 7 जनवरी प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से बिजली के कर्षण द्वारा संचालित 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ऑस्ट्रेलिया की 32 वर्षीय क्लेयर पोलोसॉक 144 वर्ष के इतिहास में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर के रूप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है। ये क्वेश्चन 5 स्टार के साथ नोट डाउन करिएगा। एक तो इनकी राष्ट्रीयता ऑस्ट्रेलिया की है, ये नाम क्या है? क्लेयर पोलोसक, और ये पहली महिला अंपायर बन गई हैं क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में। वह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीसरे टेस्ट में रिजर्व अंपायर थी। और भारत भी जुड़ा हुआ है इस प्रसंग से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्टिस हिमा कोहली का नाम याद रखना है आपको। इस समय देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं, तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी विनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पे प्रश्न बन चुका है, लेकिन भारत के संदर्भ में। तो ये भारतीय मूल की हैं, तो अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, तो उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय अमेरिकी वनीता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल बनाया गया है अमेरिका में। 8 जनवरी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 और 2022 के दौरान भारत यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। ये क्वेश्चन भी 4 स्टार के साथ है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियां तालिबान प्रतिबंध, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 के माध्यम से जम्मू कश्मीर कैडर को एगमूट कैडर के साथ विलय कर दिया है। पाकिस्तान सेना ने फतेह-1 एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का उड़ान परीक्षण किया है। तो फतेह-1 किससे जुड़ा है? पाकिस्तान से, ये याद रखना है। 9 जनवरी डेट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 की। याद रखना है आपको कितने व्यक्तियों को दिया गया सम्मान। इसके अलावा ये याद रखना है कि इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं वो। तो सूरीनाम और संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हमारे चीफ गेस्ट थे। थीम इम्पोर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रवासी सम्मान दिया जाता है, तो ये मैंने कवर कराया है। प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएगा इस बार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान पोत, नाम याद रखना है आपको, सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्रीय मंत्री की द्वारा कोई भी चीज़ राष्ट्र को समर्पित की जाती है तो उसको प्रश्न के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो नाम है सागर अन्वेषिका, तटीय अनुसंधान पोत है ये।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे जिन्होंने 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया। लद्दाख पुलिस के एसपीओ जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। और हिकम लखोई मोरक्को की हैं ये, और पुरुष में इनको जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एंजेला जिम असांदे को जो है दूसरा महिला। फिलहाल भारत का याद रखना है आपको, जिग्मेट डोलमा ढाका में मैराथन जो रेस हुई है उसमें जो है इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जनवरी और फरवरी का भी बाकी है और फिर एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो से कई प्रश्न जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अभी इंडेक्स का वीडियो भी रह रहा है, सूचकांक, रिपोर्ट और कुछ अन्य प्रश्न, तो वो भी हम कवर करेंगे।